सलाहकार एक मुश्किल कहानी है कहना, लेकिन सिंपल है समझना और देखना। तो आप इतना सिंप्लीफाई कर दें कि वो ऑडियंस तक बात अच्छी तरह से पहुंच जाए। कई बार जब इस तरह के करेक्टर किए जाते हैं ना, उसमें बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फ़ायदे में आ जाती हैं। तो सबकॉन्शियसली आपकी लर्निंग तो होती है, आप इंस्पायर तो होती है बिकॉज आपने उनको इतने वक्त से देखा है और अभी भी वो उतनी शिद्दत, उतनी भूख कि भाई इसको करना ही करना है। सलाहकार का जर्म क्या था और फिर किस तरह से आपने उसके आसपास की दुनिया बनाई, क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत रिच है। आई सीन द फ्लीट, द 30s 40s Mercedes that he drives in. हाँ जी, those buttons, 70s 80s के जो टेक होते थे। तो from where it started and how eventually everything came together. देखिए, हर कहानी एक कोरे कागज़ से ही शुरू होती है और फिर पहला अल्फाज उस पर लिखा जाता है। बट इन दिस केस आई जेन्युइनली वांट टू थैंक जियो हॉटस्टार दैट they were also willing and brave enough to want to tell a story of such a nature. सलाहकार एक मुश्किल कहानी है कहना, लेकिन सिंपल है समझना और देखना। और वही मुश्किल होता है कि किसी चीज़ को आप इतना सिंप्लीफाई कर दें कि वो ऑडियंस तक बात अच्छी तरह से पहुंच जाए। और दो टाइमलाइंस हैं कहानी में, जैसा आपने ट्रेलर में देखा होगा, 2025 एंड 1978। अब आज के ज़माने में, जैसे आप प्रोडक्शन वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे और आप डिटेलिंग के बारे में बात कर रहे थे कि मुकेश जी एक पुराने ज़माने की बहुत गाड़ी चला रहे हैं और नवीन बाबू जो हैं वो बहुत ही क्लार्क केंट अवतार में 1950s के एक सूटेड बूटेड हीरो की तरह नज़र आ रहे हैं। तो ये हर लिहाज से आज के ज़माने में करना और मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी सीरीज़ जो है वो सब लाइव लोकेशंस पे शूट हुई है। वो जो बड़ा प्लांट भी आप देख रहे हैं, सबको लगता है वो VFX है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स पूरी कहानी हमने लाइव लोकेशंस पे शूट की है। अब आज के ज़माने में पीरियड क्रिएट करना और भी डिफ़िकल्ट होता है। हर जगह होर्डिंग्स हैं, हर जगह नया किस्म का कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने उस किस्म की लोकेशंस हमें सपोर्ट की कि हमें वैसी लोकेशंस मिले कि हम ये पीरियड क्रिएट कर पाएँ। तो हाँ, और डिटेलिंग तो है ही, प्रोडक्शन वैल्यू में बड़ा डिटेलिंग करनी पड़ती है एक पीरियड पीस क्रिएट करने के लिए। ट्रेलर में एक और चीज़ मैं देखी कि, और जाहिर भी है बहुत, कि ज़िया उल्लाह के बहुत क्रूअल किस्म की पर्सनालिटी थे। हम ट्रेलर में भी वो देखते हैं। वो चीज़ इन्फ्यूज़ करने के लिए आपने अपने सालों के अपने जो एक्सपीरियंस है उसमें से क्या आपने कुछ रिपोजिटरी विज़िट की और वो अपनी तरफ से इन्फ्यूज़ किया, वो क्रूरता लाने के लिए? कई बार जब इस तरह के करेक्टर किए जाते हैं ना, उसमें बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फ़ायदे में आ जाती हैं। वो कैसे आ जाती है, ये जो मेरा लुक दिया है इन्होंने, और मुझे वो जो अपना कुर्ता और वो जो पहनाया मुझे, वो आप जब कई बार करते हो इस तरह के करेक्टर होते हो, तो आपने अपने आपके अंदर वो चीज़ बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि इतना थोड़ा बहुत तो इसीलिए तो आप फिल्मों में हो, क्योंकि इतना समझ जाते हो आप। उसको क्रूअल कितना करना है, तो सर की जो आज्ञा होगी उसी हिसाब से हम चलेंगे, ऊपर करना है नीचे करना है। लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं थे, क्योंकि फिर आप शब्दों के साथ चलते हो। जो शब्द आपको कह रहे हैं, आप कितना, सर का ये कहना है कि ये बहुत हर्ट हुआ है, ये कहना ही मेरे लिए हो गया कि मुझे उस लेवल पे जाना है। और वहाँ लेवल पहुँच गया तो फिर सर ने अगर कह दिया कि थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे, तो इजी हो जाता है। तो कई बार आपका गेटअप, आपका माहौल जिस दुनिया में ले गए हमको, वहाँ जिस गाड़ी में मुझे बैठाया, और जिस मेरा जो घर के अंदर वो जो सीन लिए इन्होंने, किताबें पढ़ी हुई, वो सारा माहौल मुझे उस समय में ले गया। तो शायद मैं उसमें मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं करना था कि कितना क्रूअल होना है, कितना दिखना है। वो लाइनें ही मुझसे कह रही थी सब कुछ जो इन्होंने लिखी। मैं ये दो चीज़ें कहना चाहूँगा मुकेश सर की कास्टिंग के बारे में। एक तो ये कि हमने मुकेश जी का लुक टेस्ट वगैरह कुछ किया नहीं था फाइनलाइज करने से पहले। ये हम जब मिले पहली बार, मैं जैसा इन्होंने कहा, मैं एकदम श्योर था यही हैं। हमने लुक टेस्ट वगैरह सब कंफर्मेशन के बाद किए। और दूसरा, यहाँ तक कि मुकेश जी के लिए जो मोजड़ी भी हमने मंगाई थी,
तो वो मोजड़ी ऐसी थी कि वो चर 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 आवाज करे और इनको महसूस हो चलते वक्त और पूरे सेट को महसूस हो चलते वक्त कि जिया आ गया है। लेकिन सबसे मज़ेदार एक्चुअली, क्योंकि नवीन बाबू और मुकेश जी के सीन सबसे ज़्यादा है, मज़ा तो नवीन बाबू का आया है इसमें। एंड नवीन, यू आर प्लेइंग द लीड इन दिस सीरीज। टेल मी, उन्होंने आपको कहानी सुनाई, नरेशन हुआ, आप जब नरेशन में कहानी सुनते हैं, यू आर लिसनिंग इट विद समवन, देन देयर इज अनदर स्टेज वेयरइन यू आर वन विद द स्टोरी। जो आप खुद स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, अपने कैरेक्टर को रिविजिट कर रहे होते हैं या उसके तार जोड़ रहे होते हैं इधर से उधर, वो प्रोसेस क्या था आपके लिए कि हाउ डिड यू अराइव एट द कॉमन रेफरेंस पॉइंट फॉर द कैरेक्टर की जो आप सोच रहे हैं और जो वो सोच रहे हैं, उन दोनों को साथ में लेके कैसे आगे? एक्चुअली मेरा आंसर एग्जैक्टली वही है जो मुकेश सर का है। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये पूरा फारूक ने ऑलरेडी इतना प्लान किया हुआ था कि मुझे ज़्यादा कुछ करना पड़ा नहीं। आई जस्ट हैड टू लिसन टू हिम एंड ट्राई टू क्रिएट दैट। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने अलग से कोई बहुत मेहनत नहीं करी इसके लिए। मतलब मैं, देखो, आप एक दो बार जितना पढ़ते हो, आप किरदार कुछ कुछ आपको समझ में आता है, बट जिन्होंने वो लिखा है, क्रिएट किया है, उनका जो विजन है, अगर आप पूरी तरीके से उसको समर्पित कर दो एंड जस्ट ट्राई टू, क्योंकि होता है ये मोमेंट बाय मोमेंट ही है। मैं कल भी फारूक से यही कह रहा था कि जैसे सर ने भी कहा, आप वो मोमेंट का ट्रूथ क्रिएट कर रहे हो और किरदार जो है वो तो स्क्रीन प्ले पे बना हुआ है, यू नो, कि उसके क्या क्या ग्राफ्स हैं, कब वो दुखी है, कब वो खुश है, कब वो ब्रेव है, कब वो डरा हुआ है, व्हाटएवर। तो हम वो मोमेंट बाय मोमेंट जाते हैं और फिर एक किरदार हमें फाइनली दिखता है। तो हाँ, आई वॉज ऑल्सो जस्ट ट्राइंग टू फॉलो फारूक से इंस्ट्रक्शंस, और ऐसा बहुत बार होता था कि वो बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताते थे, तो आपको बस वो क्रिएट करना है। और जैसा कि मुकेश सर ने भी कहा, वो माहौल बना हुआ है सेट पे। मेरा तो आधा कैरेक्टर मेरी मुँह छुआने के बाद ही मैं फील करने लग जाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने कुर्ता वगैरह पहना, जी। तो हाँ, मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ यार। बहुत कोई अलग से मैंने कोई बहुत रिसर्च नहीं करी। सो फुली सरेंडर्ड टू हिम, फुली सरेंडर। थोड़ा आप खुद सोचिए ना कि मुझे मेरी शक्ल में, मेरे तो सपना नहीं कभी आया कि मैं इस तरह का लगता हूँ। और एक चीज़ और बताऊँ, ये जो बाल हैं जिनके साथ खेला गया है वो मेरे अपने हैं, कोई विग नहीं है जी। अब इसी लुक के ऊपर इनको दिख गया, तो सी कितनी डेप्थ होगी इनकी सोच में। तो ये मेरे लिए काफ़ी था समझना कि कोई सवाल नहीं करना, जो कहेंगे वो करना है। बट ऐसा भी नहीं है, सारे एक्टर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ी है रोज़। मतलब आज सेट हैज़ बिन अ बिजी सेट, और सेट पे रोज़ काफ़ी लेवल पे एक एक शॉट को डिज़ाइन करने में कुछ ना कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव रहता था। तो नवीन बाबू को भी मतलब अच्छी खासी दबा के मेहनत करनी पड़ी है रोज़, फिजिकली, इमोशनली एंड बट एक चीज़ मैंने, जिस चीज़ से मैं खुश था कि बोथ आई यूज्ड टू सी both Naveen and Mukesh sir also, I realized they both are enjoying themselves. Yes. तो मैं भी मुतमईन था अपने जहन में कि हाँ, they both are enjoying themselves. So and we all are enjoying the work that's happening. So hopefully we are doing something right. ओके। एंड मेरा अगला सवाल सर आपसे, ट्रेलर में एक विजुअल देखते हैं, सामने से शॉट लिया है, इनका कैरेक्टर मर्सिडीज़ 30-40 की जो मर्सिडीज़ है, विंटेज मर्सिडीज़, उसमें से चल के आ रहा है। जिया वॉज अ डिक्टेटर, सो वॉज हिटलर, एक बहुत ही फेमस विजुअल है हिटलर का। जी बिल्कुल। वॉज दैट अ रेफरेंस पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर शॉट? हाँ, all dictators, whether it's been Hitler or Fellini or you know Zia in that matter, all dictators have a highly narcissistic trait. Yeah. तो वो सब में ही, सारे डिक्टेटर्स में कॉमन रहा है ओवर द सेंचुरीज। तो या यू कैन से दैट हिटलर इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर जिया, बिकॉज उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी थी। ओके। एंड म्यूजिक की बात करें, एक गाना भी है मुझे बताया गया है सीरीज में जी। हु हैज कंपोज्ड द सॉन्ग, क्या एलिमेंट्स यूज़ किए गए उस गाने में? दो गाने हैं हमारी सीरीज में। एक गाना है जिसका नाम है बलिया, वो बलिया खून खौले है वतन की मेरे बात जब आए। नवीन बाबू आजकल अपनी गाड़ी में यही सुनते रहते हैं पूरा टाइम। एंड बलिया के जो गाना कंपोज किया है वो शब्बीर अहमद हैं, उन्होंने काफ़ी हिट गाने किए हैं। और जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं उनका नाम है डॉक्टर अजय पाल शर्मा, वो एक IPS ऑफिसर हैं।
उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने इस गाने के लिरिक्स, जी उन्होंने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं और तो बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने। और एक दूसरा गाना है जो हमने वंदे मातरम के अराउंड बनाया है, जो जब नवीन का कैरेक्टर एक गहरी परिस्थिति से गुजरता है कहानी में, तब आप वो वंदे मातरम का गाना सुनेंगे उसमें। वो गाया है श्री रामचंद्र ने, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, और वो कंपोज किया है अमर मोहिले ने। और हाँ, जियो हॉटस्टार का सपोर्ट रहा इसमें कि हाँ ये कहानी ऐसी है कि इसमें हमारा एक पेट्रियाटिक थीमेटिक कैरेक्टर बेस्ड गाना होना चाहिए। जो बलिया का गाना है वो गाया है कुमार सानू साहब की बेटी ने, उनका नाम है शैनन जी। वो रहती अब्रॉड हैं, लेकिन वो जब यहाँ थी तो उन्होंने ये गाना गाया था। और म्यूज़िक शब्बीर अहमद का, और लिरिक्स आईपीएस ऑफिसर जो हैं डॉक्टर अजयपाल शर्मा, काफ़ी फेमस आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश काडर के, उन्होंने लिखा है। ओके, एंड मेरा अगला सवाल दोनों एक्टर्स से, मुकेश सर आपसे और नवीन आपसे। यू बिलोंग टू टू डिफरेंट ईराज ऑफ आर्टिस्ट। अगर आपने सिनेमा में बहुत ज़्यादा काम किया है, यू हैव स्टार्टेड विद ओटीटी, पिक्चर्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जब दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट या दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के एक्टर्स साथ में आते हैं, व्हाट इज़ द एक्सचेंज बिटवीन देम, लाइक स्पेशली व्हेन दे आर प्लेइंग कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट्स। अगर वो एंटागनिस्ट है तो आप प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहे हैं, व्हाट्स द एक्सचेंज डे टू डे अनफोल्डिंग लाइक? सी, मेरे को ऐसा लगता है मेरा तो ऐसा कोई स्कूल ऑफ थॉट है नहीं है। ऐसा हर प्रोजेक्ट मुझे ऐसा लगता है मैं एकदम नीचे से शुरू करता हूँ, क्योंकि आप एक नई वॉइस पे काम कर रहे हो, तो आपको उस वॉइस को समझने की कोशिश करनी है, और उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे हेड में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हर बार अप्रोच नया रहता है, कोई एक प्रोसेस है ही नहीं। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आप पूरी स्क्रिप्ट घोट लो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्ट को टच भी मत करो। सो इट डिपेंड्स के जो मेकर हैं वो किस किस्म की चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हाँ बिल्कुल यार, तो और मुझे ऐसा लगता है कि जितने डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को आप एक स्क्रीन में डाल देंगे, कुछ इंटरेस्टिंग ही निकल के आएगा शायद। तो दे डोंट हैव टू बी ऑन द, एटलीस्ट द को एक्टर्स डोंट हैव टू बी, दे डोंट नीड टू हैव द सेम प्रोसेस, यू नो। मुकेश जी के साथ काम करते हुए आपको कैसा लगा? सॉरी आप सवाल पूछ रहे हैं, बट नहीं, जब आप सीन्स कर रहे थे इनके साथ तो क्या लग रहा था आपको? नहीं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि कई बार कुछ सीन्स में ना मैं सर में खो ही जाता था। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि ही इज परफॉर्मिंग एंड आई एम लॉस्ट बिकॉज आई एम एंजॉयिंग इट सो मच। जबकि मैं फर्स्ट टाइम जब इनसे मिला था तो उनका प्रेजेंस इतना इंटिमिडेटिंग है, आप भी अगर खड़े होके मुकेश सर से हक करोगे तो मैं उनकी छाती के नीचे आता हूँ। तो वो प्रेजेंस ही बहुत इंटिमिडेटिंग है, बट ऑफ कैमरा इज वेरी वार्म, वेरी स्वीट, वेरी सॉफ्ट। सो नाउ वो आइस तो ब्रेक हो गया। जेंटल जायंट। तो हाँ, मैंने एक्चुअली पिछले में बोला मैं जेंटल जायंट। तो हाँ, बहुत बहुत मज़ेदार रहा यार, बहुत इजी रहा। एंड वो भी मतलब मेरा भी अप्रोच यही होता है कि एकदम ऑनेस्टली जब तक अच्छा ना हो जाए करते रहें। और मुकेश सर भी ये पूरा शिद्दत से, यू नो, इवन आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स, कई बार हम रात को शूट कर रहे हैं और ये बड़े डिसिप्लिन इंसान है, रात को जल्दी सोने वाले, सुबह जल्दी उठने वाले, तो भी यू नो 3-3 बजे 4-4 बजे वी शूटिंग एंड द लॉन्ग सीन्स एंड ही इज जस्ट एट इट, ही वांट्स टू गिव 100%। तो वो सबकॉन्शियसली आपकी लर्निंग तो होती है, आप इंस्पायर तो होती है, बिकॉज आपने उनको इतने वक्त से देखा है और अभी भी वो उतनी शिद्दत, उतनी भूख कि भाई इसको करना ही करना है। तो वो मतलब सीखने को भी मिलता है और मुझे तो मज़ा भी बहुत आता है। ओके, एंड मुकेश सर, इस सवाल को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। जैसा कि नवीन ने कहा कि उनकी प्रोसेस बहुत स्पॉन्टेनियस है, कभी कभार वो स्क्रिप्ट को देखते भी नहीं है, या डिपेंड करता है कि वो कहानी कैसी है, कैरेक्टर कैसा है, उसके हिसाब से वो अपना रास्ता बनाते हैं। जब आपके सामने एक ऐसा कलाकार हो, एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिंग, हाउ यू रिएक्ट टू योर को स्टार्स, वो आपके लिए क्या प्रोसेस रही होगी इस सीरीज़ में, सलाकार में, जब स्पेशली आप इनके साथ में आपका एक क्रिएटिव एक्सचेंज हो रहा था ऑन कैमरा? मुझे अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो एज में सीखे हैं, डिफरेंट दुनिया देखी है, क्योंकि मैं इसका फिल्मी ज़्यादातर दुनिया में मैं उसी वक्त आया जब फिल्मों में आया। उससे पहले तो मेरी नॉर्मल ज़िंदगी थी और उस ज़िंदगी में बहुत कुछ था। उसमें एयरफोर्स भी आई, उसमें आर्मी भी आई, उसमें सब तरह की दुनिया आई, कुछ अंकल आए, कुछ दोस्त बने, तो काफ़ी कुछ मैंने देखा हुआ है, क्लोज से देखा हुआ है मैंने।
तो कई बार जब ये इस तरह की चीज़ें करने को आती है ना, तो सबसे पहले उसकी एक चीज़ आती है कि क्या आपकी जो शरीर है वो उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। क्योंकि कभी भी किसी आर्मी ऑफिसर को आप ऐसे करके नहीं देखेंगे, जी वो उनकी थोड़ा open body डिसिप्लिन लगेगा। में होता है, चाहे ऐसे भी बैठे हैं तो उनके डिसिप्लिन में वो चीज़ें आती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं शायद स्पोर्ट्स की वजह से या मेरे एक्सरसाइज की वजह से वो मुझ में इनबिल्ट हैं। तो बहुत सारा काम मेरा जब मैं नया भी था और जब अब भी आता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं उस पर मैं फिर ध्यान नहीं देता। आपने चूज़ कर लिया जया को और जया को देख लिया आपने, तो मैं अभी इस पे मुझे बॉडी पे कोई काम नहीं करना है, उस पर मुझे काम करना है उसकी स्किन में कि कहाँ से जो फिर जब मैं लाइनों पे ज़्यादा जाता हूँ क्योंकि मैंने कोई 4 साल 5 साल वाले कोर्स तो किए नहीं हुए, तो जब लाइनें मेरे सामने आती हैं उसमें बहुत कुछ मुझे समझ में आना शुरू होता है कि ये क्या कह रहा है। सर कोई लाइन सुनाइए, अपनी फेवरेट लाइन सुनाइए सीरीज से। फेवरेट तो वही है, आई लव यू। आई लव विहाना, द ओपरा, द अल्प्स। अब इनको किस तरह कहा जा सकता हुआ, मज़ा है इसमें। तो बहुत कुछ मिल जाता है जब आपको डायरेक्टर साहब से, तो एक कंफर्मेशन हो जाती है, फिर आप अपनी कोशिश नहीं ज़्यादा करते जो ज़रूरत। मैं उस स्कूल फील करता हूँ, मेरा अपना ही स्कूल है कि जब ओके हो जाए। प्रियन जी से सीखा मैंने, प्रियदर्शन साहब से। प्रियदर्शन साहब को मैंने कभी नहीं कहते सुना कि अगर आपका ठीक होगा और आप कह रहे हो कि वन मोर, उनका सिंपल है कि दिस इज ओके फॉर मी, तो उसके ऊपर आपकी इच्छा है, चाहोगे तो आपसे ले लेंगे। लेकिन अगर वो फर्स्ट टेक में खुश हैं तो वो दूसरे का कहेंगे ही नहीं। वही चीज़ सर में देखी मैंने। तो उसमें क्या होता है, फिर आपकी प्रिपरेशन जो है और डायरेक्टर के लेवल से जब मैच होनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर उसका रिजल्ट अमेजिंग होता है। वो फिर कुछ नहीं होता, एक विश्वास बन जाता है कि मुझे कहा गया मैं वैसा करूँगा। अब कहीं कहीं जैसे इन्होंने चल के दिखाया कि ये मुझे ऐसे चाहिए, तुमने पीछे देखा, ये किताब उठाई, वो फिर फटाफट होना शुरू हो जाता है। तो मुझे इन चीज़ों पे एक मेरी जो एक्साइटमेंट लेवल जो है, मुझे इससे मज़ा आता है कि यस आई एम देयर मेरे लिए। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं आपको। और फिर साउथ इंडिया में काम किया हुआ है, तो वहाँ 6-8 टेक तक जाना जो है जानलेवा है, क्योंकि आपको लाइनें बार बार बोलनी है जो लैंग्वेज आपको आती नहीं है। और थोड़ा पिच भी अलग रहता है हाँ, लाइन बोलने का। तो मुझे ओटीटी में सबसे मज़ा यही आ रहा है कि मुझे पिछले कई सालों से एक डिफरेंट तरह का करने को मिल रहा है, जो पहले थोड़ा लाउड होता था। तो वो भी एक चैलेंज है एज एन एक्टर, जो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं मेरे को। तो दिस इज़ हाउ मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें मिल गई, मुझे सोच में आ गई। फिर लाइनें सर की जो लिखी हुई थी, बहुत मज़ेदार लाइनें थी। तो मुझे लगता है करते करते आप उस पर आ ही जाते हो, उस लेवल पे आना ही पड़ेगा, नहीं सर छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, सर ने जैसे कहा जिन चीज़ों पे इन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उस पर मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी। जैसे जो फिजिकलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे मैं जब चलता हूँ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया, मैं बतख की तरह चलता हूँ। मेरा एक पैर इधर जाता है, एक पैर इधर जाता है। तो फारन ने कहा सबसे पहले तो सीधा चलो। तो थोड़ा वॉक ठीक, तो और वो मेरी हर बार रेगुलरली वॉक ठीक करते थे, वॉक स्ट्रेट। तो वो चीज़ें होती थी। और मैं थोड़ा हाँ, पॉस्चर के लिए मुझे अक्सर टोका जाता था, तो वो उस पर मेरे को काम करना पड़ता था। बाकी हाँ, एक्शन के लिए थोड़ा सा उसका रिहर्सल्स हुए, उसके प्रैक्टिस हुए, क्योंकि जैसे सर का बहुत डिसिप्लिन बैकग्राउंड है, मेरा एकदम उल्टा है। तो अब मैं भी एक सोल्जर वाली जिंदगी, सोल्जर वाले किरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो आई शुड ऑल्सो लुक लाइक वन, सो आई हैड टू वर्क ऑन दैट। ओके, वो दैट आई हैड टू वर्क ऑन। एंड फारूक सर, मुझे सीरीज़ का प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी अच्छा हुआ। एक स्केल है और उस स्केल को अटेन करता है वो। जैसे कि न्यूक्लियर एग्जॉस्ट हमने जो देखे, 2 बड़े बड़े टावर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो बटन्स, फ्लीट जैसा कि मैंने मेंशन किया। इफ़ यू कुड ब्रेक डाउन द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द प्रोडक्शन डिज़ाइन, किसने प्रोडक्शन डिज़ाइन किया है, क्या आपका ब्रीफ रहा हुआ उनको? सब प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए एक तो ये है कि मैं उस किस्म का फिल्म मेकर हूँ, मुझे सेट वर्क ज़्यादा पसंद नहीं है। सेट्स पे काम करना पसंद नहीं करता हूँ मैं, मुझे लाइव लोकेशंस पसंद हैं। तो सारी एक एक लोकेशन मैं खुद ढूंढता हूँ। पहले एक्सटेंसिव स्काउट करता हूँ,
उस स्काउट में कम से कम 10-15 दिन तो मैं सिर्फ एक आध इंसान के साथ सिर्फ ढूंढता हूँ, स्काउट करता हूँ, और स्काउट करने के बाद फिर सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग उस प्रोसेस पे पहुँचते हैं। तो ये भी सारी सीरीज़ क्योंकि लद्दाख, लखनऊ, मुंबई अलग अलग जगहों पे शूट हुई है, तो वो पूरा स्टिच करना, खासकर पीरियड पीस भी, तो हाँ इसमें काफ़ी मेहनत है, काफ़ी डिटेलिंग जाती है, एक जिम्मेदारी है ऑडियंस को एक एरा में हम बोल रहे हैं लेके जाने के लिए, तो भाई अगर आपको लेके जाना है तो मेहनत करिए फिर उसमें और लेके जाइए ऑडियंस को वहाँ, फिर कुछ हाफ बेक्ड नहीं हो सकता है। तो और सलाहकार एक जिम्मेदार कहानी है कहना, कहीं ना कहीं सलाहकार हिंदुस्तान के कुछ इतिहास के ऐसे पन्नों को भी दर्शाती है जो ज़्यादातर हमने अक्सर सुने नहीं हैं। करेक्ट। और अभी आहिस्ते आहिस्ते वो चीज़ें ओपन में आने लगी हैं, तो क्योंकि एक एरा और वक्त भी ऐसा आई थिंक ऑडियंसेस को मज़ा आने वाला है, एंड आई फील के वो खो जाएंगे उस एरा में जिस किस्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन, लोकेशंस और पूरा जिस तरह से स्टिच हुआ है सारी चीज़ें जो बन के आई हैं, आई फील के उनको मज़ा आएगा उस एरा में जाने के लिए। करेक्ट। एंड फॉर माई फाइनल क्वेश्चन मुकेश सर आपसे, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया जो बहुत फेवरेट्स हैं एक जनरेशन की। आई बिलोंग टू दैट जनरेशन, आई लव योर वर्क इन बाजी, आई लव योर वर्क इन सरफरोश, बट देयर इज़ वन फिल्म जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी कल्ट ऑडियंस है, विच इज़ गुंडा, कांति शाह की। जब आप उस फिल्म में काम कर रहे थे, मुझे बताइए डायरेक्टोरियल नोट्स क्या रहते थे कांति शाह के? डिड ही से इट विद अ वेरी स्ट्रेट फेस? वो सर वो कांति शाह की एक अपनी दुनिया थी, वो उसमें वो अपनी फिल्में बनाते थे, मैं नया विलन था, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए, लेकिन जब मैं शूटिंग पे पहुंचा पहले दिन ही तो मेरे मुंह से निकला और ये क्या कर दिया मैंने। और फिर शक्ति कपूर साहब सीनियर लोग बोले, उनको भी लगा तू क्या कर रहा है तो उनको लगा मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आफ्टर 25 ईयर्स ये फिल्म में जो कहा जाएगा, जो जिस तरह हमने कहा है वो इस तरह लोग पर। मुझे खुशी इस बात की हुई कि आज की जनरेशन ने उसमें ह्यूमर ढूंढ लिया, जो मुझे ख़राब लग रहा था करते समय। तो उस समय भी ये फ्रंट बेंचर ये फिल्में देखते थे, और कांति शाह बहुत पॉपुलर थे इन चीज़ों में बनाने में, लेकिन मुझे ज़रूर फील हुआ कि मुझे ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बताने वाला भी कोई नहीं था। तो वो चीज़ें तो हुई मेरे साथ कि नहीं यार आगे से थोड़ा अवॉइड हो सकता, क्योंकि उस वक्त मैं आमिर के साथ या सनी के साथ फिल्में कर रहा था, तो वो ख्याल आया मुझे। लेकिन मेरा एक चीज़ और है, अगर वादा कर दिया है ना साहब, फिर मैं छोटा बड़ा नहीं देखता, जो मेरे अंदर है उसका ही हूँ मैं, उतने दिन उन्हीं का हूँ, बेस्ट अपने जो होगा मुझ में मैं उसे करूँगा। तो वो हुआ, लेकिन वो है आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को ज़रा टाइपकास्ट करने का भी बड़ा शौक है ना। अभी जैसे नवीन बाबू ने हमेशा एस्पिरेंट्स और इस किस्म के अच्छे शोज किए हैं वेयर ही इज अ सिंपलर मैन, बट टू सी हिम एज अ वेरी एजी स्पाई इन दैट क्लार्क, तो ये भी थोड़ा ऑफ द ग्रेन कास्टिंग है ना। हमारी इंडस्ट्री की आदत है टाइपकास्ट करना। आई फील के सलाहकार में मुकेश सर का परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको फिर से एक बार इस एक्टर का ट्रू कैलिबर नज़र आएगा, और जो लोग टाइपकास्ट करते रहे हैं अब तक उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि यार ये कितना अंडररेटेड और दिग्गज कलाकार हमारे पास बैठा हुआ है, और हम ही नहीं सोच रहे हैं ऐसा। तो क्योंकि सलाहकार में भी सर ने जो परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी सटीक और सटल वाली है, वो एक अलग परफॉर्मेंस है, आपको देख के मज़ा आएगा। दोनों ही, नवीन बाबू भी और मुकेश सर भी, दोनों की परफॉर्मेंसेस आई थिंक दोनों ने ही ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जो एटलीस्ट मैंने इन लोगों को पहले करते हुए नहीं देखा। हाँ देखा, जब मैंने कुछ थोड़ा देखा है तो जो बिल्कुल कह रहे मैच हो रहा है। अगर मेरी कास्टिंग किस तरह इन्होंने सोची उसी तरह इस नवीन की कास्टिंग भी रही। तो मैंने नवीन के जो शॉट्स देखे फायर कर रहा है तो मुझे लगा ये साइड दे तो ये बड़ी कमाल की बात है। एंड दिस क्रेडिट गोस टू यू माय गॉड ब्लेस। क्रेडिट टू ऑल ऑफ अस। सब जुगलबंदी है। एक्टर और डायरेक्टर को अगर सेट पे मजा आता है तो काम अच्छा हो जाता है। एंड आई एम टेम्प्टेड टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन, इट्स फॉर ऑल ऑफ यू, ओपन टू ऑल। जैसे कि आपने कहा कि टाइप कास्टिंग की एक बात की आपने, नाउ आवर इंडस्ट्री इज़ लाइक अ बॉडी, इसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं। एक मेन स्ट्रीम है, अगर इंडी पैरेलल भी एक है, कैंपे फिल्म्स भी आती है क्योंकि उनकी अपनी एक बहुत बड़ी ऑडियंस भी है। एज द मेंबर ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी,
कितना इम्पोर्टेंट है आपके आपके हिसाब से कि हम ये ट्रू पावर रियलाइज़ करें अपनी इंडस्ट्री की, सो दैट इट हेल्प्स अस बिकम अ ग्लोबल सॉफ्ट पावर थ्रू सिनेमा? No, it's very important for us to tell good stories and to give all kinds of talent a chance and all kinds of story a chance. आपको कब पता कहाँ से कोई एक सितारा या कोई एक अच्छी चीज़ ऑफ वर्क निकल जाए. अभी सैयारा का भी आपने रिसेंट एग्जाम्पल देखा कि हाउ वेल थैंकफुली दैट फिल्म हैज़ डन एंड आई एम सो हैप्पी दैट इज़ डन सो वेल. और इसमें भी चंद लोग कहेंगे नहीं यू नो, लेकिन अरे मैंने कहा यार एंजॉय करो ना. कोई फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा कर रही है, एंजॉय इट. जितने लोग कामयाब होंगे, जितने इंडस्ट्री में हर इंसान कामयाब होगा, तो हर कड़ी किसी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है ना. आज कल को नवीन बाबू कामयाब होकर और बड़े स्टार बन जाएंगे तो उनकी कड़ी मुझसे जुड़ी हुई है, अच्छी चीज़ है. कल को मुकेश सर हॉलीवुड चले जाएंगे और वहाँ कुछ एक बड़ा रोल कर देंगे, तो हम सब जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं. सो वी शुड सेलिब्रेट दैट फिल्म्स आर डूइंग वेल इंस्टेड ऑफ के नहीं बट यू नो 30+ के लिए नहीं है सही यार. अरे नहीं है तो मत जाओ ना भाई. फिर भी फिल्म 400 करोड़ तो कमा रही है ना, अच्छी बात है. I liked it. I'm 37. Yeah, I liked it too. You know, I'm not 25, but I still liked it. And so I think we should celebrate all kinds of work, Correct. all kinds of shows, support each other and celebrate it. ये ज़रूरी है हमारे लिए. Okay. And Mukesh sir? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. आप इसे, मैं अभी इसमें 3 फॉर्मेट देख रहा हूँ. टीवी भी आ गया, OTT भी आ गया. इसमें फ़र्क तो है. कुछ सिनेमा बड़ी स्क्रीन है और हमें बड़ी स्क्रीन को उतनी रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जितने आप दिखते हो उसी तरह से परफॉर्मेंसेस होती हैं. भले ही वो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन पहले जैसी में आज भी लोग मज़ा ढूंढते हैं. तो अगर वो आए तो बुरी चीज़ नहीं है. It's a community experience. इससे है ना, तो उसको हम इग्नोर ही नहीं कर सकते. बड़ी सिनेमा का एक अपनी वो है. तो मैं इसे 3 फॉर्मेट देख रहा हूँ. और टीवी में जाके आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंस चाहिए, जी. डिफरेंट काइंड ऑफ चाहिए. उसमें क्या क्या आप कर सकते हो. तो मुझे लगता है कि एक एक्टर को 3 फॉर्म मिल गए हैं. आप चाहो तो करो. तो चैलेंज है फॉर मी, क्योंकि मैं उस दुनिया से आया जहाँ ये कहा जाता था सर थोड़ा लाउड सर, थोड़ा लाउड सर. तो फिर आज इस दुनिया में हो जिसमें सर थोड़ा सटल. तो ये लर्निंग थिंग फॉर अस कि कहाँ हम लाउड हो जाते थे, कहाँ आज के जनरेशन जो है इसकी डिटेलिंग बड़ी कमाल की है. एक शॉट था हम दोनों का, जिसके बीच में जो मैं बोल रहा था उसमें इसको रिएक्ट करने की जगह नहीं मिल रही थी. एंड ही इमीडिएटली पॉइंटेड आउट, सर को बोला. फट से मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं. तो फिर मेरी लाइनें भी वैसी ही गई. Okay. ताकि जब इसके ऊपर फेस आएगा तो इसको. तो ये जो आप कम्युनिकेशन भी कई बार 2 एक्टरों में जब आता है ना, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है. तो आई रियलाइज दैट, आपको याद होगा यही जो बॉम्बे में किया था, डिनर टेबल वाला. जब तेरे ऑफिस में आता हूँ, जब ऑफिस में आता हूँ, अच्छा ऑफिस तो मेरी जो लाइनें थी, अच्छा तुम हो, यू सेड कि लाइनें तो मेरी हो रही हैं, वो ठीक हो रही हैं, लेकिन ये चाह रहे थे मेरे रिएक्शन जब आएंगे तो उस पर दिखे. तो मुझे लगता है जब इस तरह की डिटेलिंग कहीं से भी आए, को आर्टिस्ट से आए, डायरेक्टर से आए, वो हमेशा स्क्रीन पे आपको अच्छा ही लगेगा. तो जो स्क्रीन पे अच्छा है वही हमारे लिए अच्छा है. तो ये जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, आई थिंक दिस वेलकम चेंजेस. और एक्टर को डिफरेंट फॉर्म में अगर लग रहा है कि मुझे एक डिफरेंट तरीका से, जैसे ये परफॉर्मेंस रही, तो मुझे लगता है आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह के मौके मिल रहे हैं. एंड नवीन, एनी क्लोजिंग नोट्स? आप सब शो देखें, आप भी देखें. आपने देखा नहीं है ना अभी तक नहीं देखा है. कब आ रहा है? That's it's coming out on 8th Yeah. August, and I would want everyone to watch it, and I hope they enjoy it. Perfect. So with that, we have reached the end of this conversation. I wish you all the best for Salakar and Thank you. for all your future projects. Thank you. Thank Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.